अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ये इलेक्शन की बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन है 2024-2025। हम मुसलसल बात कर रहे हैं बजट के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर। आज इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा और इक़्तिसादी सर्वे जब पेश किया जाएगा तो बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि कल जो मुमकिना तौर पर बजट पेश किया जाना है उसके खदोखाल क्या होंगे। इक़्तिसादी सर्वे हमें बता देगा कि इस वक्त मुल्क की असल माशी सूरत हाल क्या है और आगे के प्लान्स क्या हैं। हुकूमत अपने खर्चे कैसे कम कर रही है या नहीं कर रही, इस्लाहात का क्या प्रोग्राम है और मईशत का पहिया अगर चलाना है तो उसके लिए हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम लेने हैं। ख़ासतौर पर टैक्स कलेक्शन के हवाले से बहुत वाज़ेह करना ज़रूरी है हुकूमत को कि टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो पहले से टैक्स नेट में मौजूद हैं या टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये कोशिशें की जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा क्योंकि तारीख़ के सबसे बड़े टैक्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इस बजट में जो अब कल पेश किया जाने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साक़िब फ़ैयाज़ साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। सर बहुत शुक्रिया आपका। शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर उमूर अजनास, साबिक़ नायब सदर के CCI। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में असद अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर साक़िब साहब, क्या तवक्को है कि आज हुकूमत जो बयान करेगी उसमें मुल्क की मईशत की खदोखाल क्या हमारे सामने आ सकती है मुमकिन तौर पर? देखें, आज जो इकनॉमिक सर्वे पेश होना है उससे कुछ खदोखाल वाज़े होंगे और ये जो बहुत ही एक लोगों में एक एंक्शियस हुए हैं सारे लोग कि क्या बजट पेश होगा, तो उससे कुछ हमारे कुछ वाज़े हो जाएगा कि कल क्या बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि जो भी अगर आप कोई कहते हैं कि आप टैक्स मज़ीद लगा देंगे, उन्हीं टैक्स पेयर के ऊपर मज़ीद टैक्स आ जाएगा, या जिनके ऊपर अभी सेल टैक्स नहीं है, कुछ ये सुनने में आ रहा है, तो उनके ऊपर भी सेल टैक्स आ जाएगा। लेकिन ये इस चीज़ का हल नहीं है। हल ये है कि आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स करें। अभी तक जो है वो सिर्फ 4.4 मिलियन लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ आबादी है उसमें सिर्फ जो है 14 लाख लोग जी 4.6 मिलियन लोग हैं मौजूद हैं। 6 मिलियन जी, ये सिर्फ वो जो टैक्स पे करते हैं, मतलब जो सिर्फ फाइलर हैं, और उसमें जो पे कर रहे हैं टैक्स वो सिर्फ 2.2 मिलियन है और बाकी 1.64 मिलियन जो हैं वो ज़ीरो की फाइल करते हैं कि चले वो लोग हज़ारों में लोग हैं जो तमाम मईशत का बोझ अपने कंधों पर उठाए। जी 75% आपको ये अंदाज़ा मैं आपको बताऊं कि 75% जो बोझ है वो सिर्फ 14-15 हज़ार लोग जो हैं वो पे कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो हमारा जो कोई भी बजट पेश होगा तो उसी के ऊपर अगर आएगा और जो काम कर रहा होगा, जो बिज़नेस कर रहा होगा, जो इंडस्ट्री चला रहा होगा, उसी के ऊपर मज़ीद आता जाएगा, टैक्स आता जाएगा, तो उसका बिज़नेस तो एक्सपेंड होने के बजाय मज़ीद श्रिंक होगा। तो ये खौफ का एक आलम है इस वक्त। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि जो डेलिब्रेशंस होती हैं बजट से पहले बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ, वो नहीं हुई। पहले हुकूमत, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमती मशीनरी IMF के साथ मसरूफ़ रही, फिर उसके बाद चाइना में मसरूफ़ रही। तो जो मुलाकातें होती हैं, जो प्रपोजल्स चाहिए होते हैं, वो सब कुछ नहीं हो सका। तो इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है। शमसुल इस्लाम खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि आने वाले साल में जो चंद फैक्टर्स हैं जिस पर मईशत बेस करती है उसमें है कि कमोडिटी प्राइसेस क्या होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, जो हमारे हाथ में नहीं है। ऑयल प्राइसेस क्या होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो आपका क्या अंदाज़ा है कि मुल्क में तो बड़ी अच्छी फसल हुई गंदम की, लेकिन बेस तो हमें वही करना पड़ेगा, दालें हम वहाँ से लेते हैं, दीगर अजनास वहाँ से लेते हैं बाहर से। तो क्या प्रिडिक्शन है आपकी आने वाले साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर की लास्ट जो ये साल चल रहा है इसके अंदर ग्रोथ को 6.2% पे आई है, जो एक अच्छी खासी ग्रोथ थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हुकूमत ने
इलेक्शन से पहले जो लोग आ रहे थे उन्होंने ये वादे किए थे कि हम जो है एग्रीकल्चर के ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे, किसान की इनपुट कॉस्ट कम की जाएगी, किसान को बेहतर प्राइस दी जाएगी। और जब हुकूमत में आए थे एक गंदम की प्राइसेस को कोई 3,900 पे रखा, जो पिछले साल भी 3,900 थी पंजाब में और 4,000 रुपये सिंध में थी, उसको भी वहीं पे रखा गया। इसके साथ ही इसके अलावा उन्होंने क्या कहते हैं कि आपकी कपास की प्राइसेस जो है वो तय की गई थी, लेकिन कपास की प्राइस जब क्रॉप आई और हमने देखा कि एक रिकॉर्ड को अराउंड 10 मिलियन टन के करीब गांठें पैदा हुई, लेकिन गंदम किसान को उसकी फसल की सही प्राइस नहीं मिली। तो पहला नुकसान किसान को मकई की शक्ल में, कॉर्न की शक्ल में हुआ, कपास में हुआ। हाँ साहब, मुझे जरा सा यहाँ पे रुकना होगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। एक ब्रेकिंग न्यूज़। वेलकम बैक। मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में अमन व अमान हो, और जो इस वक्त दहशतगर्दी की एक लहर है उस पर भी काबू पाया जाए। मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर भी काबू पाया जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के सामने। असद अली शाह साहब भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले शमसुल इस्लाम खान साहब से बात हो रही थी। सर, आपने बताया कि बड़ी अच्छी क्रॉप हुई, बिल्कुल 6.2% की ग्रोथ थी, लेकिन उस ग्रोथ के बावजूद हम इंतज़ामी तौर पर उसको संभाल नहीं सके। हमने देखा कि एक मैस हो गया। पहले हमने गंदम इंपोर्ट कर ली थी, फिर जो यहाँ के हमारे फार्मर्स हैं वो एहतजाज करते हमें नज़र आए। कौमी ख़जाने को पहले नुकसान पहुँचा, फिर उन्हें कंपनसेट करने के लिए दोबारा से हमने कौमी ख़जाने का इस्तेमाल किया। तो अच्छी क्रॉप होने का भी तो हमें फ़ायदा नहीं होता ना। तो इंतज़ामी हवालों से हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कोई इनकलाबी इक़दाम करने की ज़रूरत है हर सेक्टर के लिए। देखिए, ज़राअत आपको पता है ना कि ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, और इसके लिए कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हुकूमत अपने आप को ज़राअत से बाहर निकाल ले और जो काश्तकार है उसकी इनपुट कॉस्ट को कम कर दे। काश्तकार को डिक्टेट ना करें कि कौन सी क्रॉप आपने ग्रो करनी है, कौन सी नहीं करनी। हालिया दिनों में जो काश्तकार जो इस वक्त बददिल हुए हैं, नई फसल लगाने से ज्यादा कॉटन की तरफ से उनका बदली हुई है, क्योंकि कॉटन में हुकूमत ने प्राइस एश्योर की लेकिन उस पर नहीं खरीदी। फिर गंदम में प्राइस एश्योर की और 4,039 रुपए की उस पर नहीं खरीदी थी। चावल के अंदर बम्पर क्रॉप हुई, 9.5 मिलियन टन की क्रॉप हुई, और चावल में भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऐसी थी। और दूसरा यहाँ पर हमारी इनपुट कॉस्ट रिकॉर्ड सतह पर जो है, हमारा रीफाइनेंस की कॉस्ट हाई हो गई थी। 19% एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, 22% की इंटरेस्ट की पॉलिसी। तो वो क्रॉप भी हमारे पास उसके ग्रोअर को अच्छी प्राइस नहीं मिल सकी। दो कि हमने एक्सपोर्ट किए ज्यादा, पाकिस्तान कोई $4 बिलियन की एक्सपोर्ट चावल से करेगा, और इस साल जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा है वो उसकी मेन वजह भी एग्रीकल्चर है। हमारा राइस की एक्सपोर्ट और प्याज की एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ज्यादा हुई। लेकिन क्या इसका फायदा हमने ग्रोअर को पहुंचाया? हरगिज नहीं उसको, बल्कि हमने इतना बददिल कर दिया, इतना नुकसान कर दिया है कि उसके फाइनेंशियल मसल्स अब खत्म होकर रह गए। वो इस वक्त डीएपी की खाद की कीमत जो पिछले साल 13,000 से ज्यादा थी, अब कम होने के बावजूद भी वो खरीद नहीं पा रहा, और ना उसको अपने बच्चों की शादियां जो करनी थी या दीगर उसके जो एग्रीमेंट्स थे लोगों के साथ, वो पूरे नहीं कर पाया। और वजह यही बनी कि हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो यही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये इन मामलात पे, और ये हर सेक्टर में हमें नजर आता है। सिर्फ यही नहीं कि ज़राअत में नजर आए, ये हमें नज़र आता है टैक्स कलेक्शन में भी नज़र आता है, ये हमें दीगर जगहों पे भी नज़र आता है। तालीम को देख लें, सेहत को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, हर तरफ तो एक इनकलाबी इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसके बगैर थोड़ा बहुत बेहतर करके शायद इकॉनमी ना चल सके। शाह साहब, टैक्स कलेक्शन अपनी जगह, लेकिन हुकूमत अपने अखराजात कैसे कम करे, और आपने एक आर्टिकल भी इस पर लिखा है गालिबन, तो क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी, क्या क्या बिल्कुल देखें, पाकिस्तान का बड़ा मसला जो है ना वो एक्सपेंडिचर का है जी, जबकि सारा बजट में फोकस जो है ना वो टैक्स पे होता है। और उस ट्रेंड में कई सालों से हुआ ये है कि हमने टैक्स रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं मेरे ख्याल में। डायरेक्ट टैक्स रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है, लार्जर कंपनीज पे, बैंकिंग सेक्टर पे 40% के करीब बन जाता है। और डिविडेंड अगर आप यानी जिन पे है उस पे इंतहा का है, जिन पे नहीं है उनको कुछ भी जो नहीं। शेयर होल्डर को जो है वो तो 50-55% टैक्स पड़ता है, ठीक है ना। बाकी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अगर आप देखें, अमेरिका में भी देख लें, सारी वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20-22% है।
तो असल चीज़ ये और बिज़नेस है नहीं। अच्छा, मसला ये है कि हम कहते हैं जी हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, ठीक है, 10% के करीब है, प्रोविंसेस का बाकी कलेक्शंस मिला के 12% हो जाता है। तो बांग्लादेश का भी आप देख लें तो उनका भी टैक्स टू जीडीपी रेशो यही है। फ़र्क ये है कि उनका एक्सपेंडिचर जो जीडीपी रेशो जो है वो 14-15% है, हमारा एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो वो कोई 23-24% है। पिछले साल मैंने एस्टिमेट किया कि तकरीबन 6.5-7 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट का टारगेट था, वो 13 ट्रिलियन हो गया जी। और इस साल भी 11 ट्रिलियन होगा। तो ये जो हमारा डेट है जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, असल में एक्सपेंडिचर का इशू है। और एक्सपेंडिचर देयर इज मतलब हम हमारी बहुत सारी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब आप बात करते हैं ये जो NFC हुई 2010 में और 18th अमेंडमेंट के बाद, तो आपको 15-16 मिनिस्ट्रीज़ कम करनी चाहिए थी। ये जो बिलावल साहब बात करते हैं, बिलावल साहब भी बात करते हैं, औरंगजेब साहब ने भी बात की कि हम मिनिस्ट्रीज अब देखें करते हैं कि नहीं। अच्छा, इसी तरीके से सूबों में ऐसे आए हैं लेकिन आउटकम्स बेहतर नहीं हुए। वहाँ भी एक्सपेंडिचर मतलब ये कि कम अज़ कम मतलब 1/3 गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए आपको। सेकेंडली सबसे बड़ा जो खर्चा है आपका वो तो आपने खुद बढ़ाया हुआ है। तकरीबन आपका जो रेवेन्यू है उसका 80% जो खर्चा है वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस मेनली आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट वो लोन्स पे है जी। जो आप 22% आपने इंटरेस्ट रेट किया हुआ था, तो 22% अगर आप मतलब और इस सिचुएशन में जबकि चलें पहले तो आप इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था जी। अब इन्फ्लेशन भी 12% हो गया है, तो इस वक्त पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट तो प्रॉब्लम है ना सर, इंटरेस्ट रेट में भी तो प्रॉब्लम है ना कि बाइंग पावर कम हो रही है लोगों की। इन्फ्लेशन की वजह से बाइंग पावर कम हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन बजट डेफिसिट की वजह से और बजट डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से। तो अगर आपको एक इंटरेस्ट रेट जो है ना, मैंने ये प्रपोज किया था कि कम अज़ कम अच्छा उसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था, लिखा है कि देखें आपका पूरा का पूरा सेविंग्स जो है वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में यूज़ हो रहा है, डेफिसिट को फाइनेंस कर रहा है जी। यानी अभी जो फिगर्स आई हैं, बैंक की बैलेंस शीट आई है, यानी टोटल डिपॉजिट इंक्रीज इस साल जो हुआ है जी, वो 5 ट्रिलियन है, ठीक है। और उन्होंने गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, जो गवर्नमेंट पेपर में बैंक्स ने लगाया है, वो 7.6 ट्रिलियन है। यानी 150% पूरे पाकिस्तान के लोगों की सेविंग्स बाकी दुनिया में ये लगती है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में लगती है, प्राइवेट सेक्टर में लगती है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता है, आप compete कर सकते हैं। आपके पास प्राइवेट सेक्टर जो है श्रिंक कर रहा है जी। और ये पैसा हम खसारे को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। तो देखें ना, ये पूरा का पूरा हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। और ये पता है ना सबको, सब ये सबको पता है। ये जो शाह साहब ने गुफ्तगू की, ये पहले भी शाह साहब करते रहे हैं और आप लोग सब ये गुफ्तगू वज़ीर आज़म को ही पता होगा, हमारे वज़ीर ख़जाना को ही पता होगा। लेकिन आपने देखा अभी पिछले दिनों ही पंजाब में लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी गई ब्यूरोक्रेसी के लिए। एक मुल्क जो अभी जो आज कल जो NEC की मीटिंग है, मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। 3.8 ट्रिलियन का जबकि आपके पास पैसे नहीं है, इस बोरोइंग से आप पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे जी। ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आधा इसमें लीकेज हो जाती है जब आप सरकार में ये लगता है जी। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम अपना जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे, अपने पैसे नहीं लगाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जब लगाते हैं ना आप तो कोई प्रोजेक्ट जो है, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, आप देखें थरकोल का एक एग्जांपल है, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जहां प्राइवेट तो उससे क्या होता है होती है, तो वो चेक रखती है, उससे चेक मतलब 2 साल का प्रोजेक्ट 2 साल में लगता है, फाइनेंसिंग वो करते हैं, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। जब सरकार में लगता है तो 10-10 साल, आपको पता है एवरेज जो हमारा थ्रूपुट है वो पता नहीं कोई 12-13 ट्रिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्कीम्स पॉलिटिकली स्टार्ट की जाती हैं और कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट ही नहीं होते। हमारे यहाँ कामरान खान साहब के शो में एक किया गया था प्रोग्राम कि जो मुर्दा मंसूबे हैं वो हर साल बजट में जिंदा होते हैं। अच्छा, अभी फिर से वो जो पिछली PDM की गवर्नमेंट में जी उन्होंने कोई रखे थे 50-50 करोड़ रुपए MNAs को
दिए थे लेजिस्लेटर्स को। अच्छा, वो केयरटेकर गवर्नमेंट में फैसला हुआ कि ये नहीं होगा। अब NEC में प्लान हुआ है कि उसके लिए शायद 75 बिलियन रुपीस रखे गए। ठीक है। अब आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आप ये सारा 20% बोरो के आप ये फरमाइशी प्रोग्राम अगर चलाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। अब नहीं तो फिर कब साहब मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद यही सवाल है कि ये तमाम मसाइल तो अब हमें अजबर हो गए ना, याद हो गए, और ऐसा नहीं कि जो सरकार में बैठे उनको पता नहीं है। अब जब वो अपने बिजनेस कर रहे होते तब तो डिले नहीं होते मंसूबे, तब तो खसारे में मामला नहीं आता। तो प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को जाहिर, मैं ये भी नहीं कहता कि वो नहीं हल करना चाहते होंगे, तो प्रॉब्लम है कहाँ, ये हमारे जैसे मुल्कों में, और जब आती है तो इसकी मिसालें भी मौजूद होंगी कि इन प्रॉब्लम से निकलते कैसे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बजट ट्रांसमिशन 2024-2025 में आपको एक बार फिर खुशामदीद। साकिब फैयाज साहब, सर, इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए भी हम ब्रेक में जैसे कि बात कर रहे थे कि कुछ सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुल्क में जो डिवाइड है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम पर खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हो तो हम इकॉनमी में कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमें जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ये ज़रूरत है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स, हम वो किस तरह कर सकते हैं कि जो टैक्स नहीं अदा कर रहा, जो हमारी 24 करोड़ की जो हमारी आबादी है, उसमें से अगर कुछ लोग बोझ उठाए हुए हैं, कोई 15-16 हज़ार लोग 75% का ये सब बोझ उठाए हुए हैं, तो उनमें से जो है वो बोझ उनके ऊपर ना और मज़ीद बढ़ाया जाए, बल्कि कुछ नए लोग जो हैं वो उसमें ऐड किए जाएं। हमारी फेडरेशन में, हमारी वो R&D सेल में, और हमारी ये पूरी एक मीटिंग हुई, वहाँ पर हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। आगे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सर्विस सेक्टर से थे, ट्रेड से थे, तो उसमें हमें जो सामने आई कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हम करेंसी, डिजिटल करेंसी क्यों नहीं लॉन्च करते? क्यों नहीं करते? कि तमाम जो है हम लोग, अगर किसी को उसी करेंसी, हम डिजिटल करेंसी में जो है, क्यों का जवाब तो आप पहले देना, क्यों नहीं करते? वही मैं कह रहा हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट, हम सबसे पूछे क्यों नहीं करते? अभी हम उस वे पे चल जाएं, ठीक है, वो इतना आसान नहीं है कि पूरी टेक्नोलॉजी एकदम हम कर देना, लेकिन हमें इस तरफ जाना होगा। क्यों आसान हम किसी बाहर मुल्क, आपकी जगह पे शाह साहब तशरीफ फरमा थे 2 दिन पहले, और मैंने यही सवाल किया। मैंने कहा कि जी हमारे यहाँ नादरा को आप देख लें, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह बिल्कुल कर देंगे, हो गया और हमने कर लिया उसको, हो गया ना, एक सही है, वो साल 2 साल के अंदर था। तो मैंने कहा इधर क्यों नहीं करते? शाह साहब ने बड़ा दो टोक जवाब दिया। मैंने कहा ये बताएं कि नाअहल हैं या करप्ट हैं? उन्होंने कहा दोनों। नहीं, लेकिन देखें, मगर हमें अब करना है, देखें अब नहीं है, अब जो सिचुएशन आ गई है ना, अब हमें तमाम लोगों को बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। अब इन बातों का मुतम्मिल हमारा नहीं हो सकता, और हमें जो है वो उसके ऊपर करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब तक इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगा, इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की नहीं है। हमें ये चाहिए कि इंडस्ट्री पॉलिसी बनाएं और लॉन्ग टर्म बनाएं। हमें चाहिए, जो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उस वक्त बहुत शिद्दत से महसूस करती है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। क्या सपोर्ट करें? सपोर्ट क्या करें? सिर्फ पॉलिसी दे दें? क्योंकि सब्सिडीज तो अब नहीं मिल सकती। नहीं, सब्सिडी नहीं मांग रहे। देखिए, सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि अगर एनर्जी की प्राइस कम हो सकती है थ्रू ऑल्टरनेट एनर्जी, तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। अगर थ्रू विंड इंडस्ट्री हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, तो वो सनत को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर सोलर पावर से अगर हम लोग 4 सेंट के ऊपर, अभी हम लोग 16 सेंट जो है हम पे कर रहे हैं, 4 सेंट के ऊपर हमें बिजली मिल सकती है ना सर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पहले आपने इनकरेज किया कि आप लगाए, उसके बाद आप ऐसी पॉलिसी ले आए कि आप जो बना रहे वो आप हमें सस्ते दामों दें, और जो हम महंगी बना रहे हैं वो आप हमसे खरीदें। यही कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि सब्सिडी की वो नहीं, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। हमने बजट जो हम लोगों ने बजट प्रपोजल जितनी भी दी हैं, उसमें किसी में हमने ये नहीं कहा। 80% हमारी ये है कि टैक्स, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस की पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है। फेडरेशन ने सिर्फ ये बजट पेश किया है, 80% जो है वो यही सारी पॉलिसी, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को करें,
पॉलिसी में कंटिन्यूटी लाएं, ये भी ना अच्छा करें। मुझे ये बताएं साहब कि कितने अरसे से आप ये तजावीज़ बना रही हैं? जब से मैं अपनी जो ये बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, कोई 10-15 साल है और मैं उसी को देख रहा हूँ। लेकिन पहले बहुत हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती थी। हमें याद है कि पहले हम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ पूरे दिन 8-8 घंटे 6-6 घंटे की हमारी मीटिंग होती थी। या वो हमारी प्रपोजल को रिफ्यूज़ करते थे या वो एक्सेप्ट करते थे, और हमें पता होता था कि अब बजट में कौन सी प्रपोजल अप्रूव होने जा रही हैं। इस मरतबा पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि कोई गवर्नमेंट का कोई हमसे मिनिस्टर फाइनेंस सिर्फ एक मरतबा मिले हैं। जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो सिर्फ, मतलब कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई हमारी। चेयरमैन FBR से हमारी कोई सीरियस किस्म की इस किस्म की मीटिंग नहीं हुई कि हमारी क्या प्रपोजल हैं, उनकी क्या इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए अभी जो बजट होने जा रहा है इसके अंदर हम लोग बहुत ही अभाम में है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी अभाम में है कि क्या पेश होने जा रहा है बजट। अब ये जो आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो हुकूमत ने कल कहा कि मुल्क दुश्मन जो हैं वो मुल्क की तरक्की से उनको हज़म नहीं हो रही है। देखें, बड़े गुस्से में थी हुकूमत। देखें, हम तो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ हम उनको क्या एक जो है 6 महीने से 1 साल से हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक मुतालबा कर रहे हैं, एनर्जी की प्राइसेस हमारी सही करें, 9 सेंट पे ले आएँ, जो कि रीजन में अभी इस वक्त सबसे हाई है। हम आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ा कर देंगे, हम आपकी जो है प्रोडक्शन भी बढ़ा कर देंगे। कैसे यानी नेशनल ग्रिड से निकाल कर आपको कोई ऑल्टरनेट आपको दे दिया जाए और बाकी शहरियों को कुछ और कर दिया जाए? IPPs के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हम 60% भर रहे हैं। देखें, हम तो ऐसे गुंजल में फंस चुके हैं कि हम तो उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाते हैं, उधर से कैपेसिटी चार्जेस हमारे ऊपर हो जाते हैं। मैं आपसे अगर हम लोग कोई भी ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम लोग नहीं जा पा रहे। यानी जिन्होंने ये मुआहदे किए वही सारी हुकूमत में आज 90 से लेकर अब तक जो जिन्होंने किया वही हुकूमत के अंदर हैं। जिन्होंने ये थर्मल प्लांट्स लगाए, कोल प्लांट्स लगाए, वही सब हैं। तो जब उन्होंने उस वक्त ठीक नहीं किया तो इस वक्त वो कैसे ठीक कर सकते हैं? अब जो सिचुएशन है, हमें तमाम लोगों को बहुत ही सिंसेरिटी के साथ बैठना होगा, सर जोड़ना होगा। यानी कोशिश की ना इस तरह सर, कोशिश तो की गई कि IPP से बातचीत की जाए और उनको कायल किया जाए कि जी बहुत हो गया, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। वो नहीं मानते। 4,500 मेगावाट 4,500 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2200 मेगावाट वो सिर्फ ट्रांसमिट लाइन में दे रहे हैं। जो बकाया है वो हम दे रहे हैं। मुझे एक प्रिसाइज अंदाज में बताएं कि क्या करना क्या चाहिए। बिजली हो गई एक, देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो कम करें। एक बिजली की कॉस्ट कम करें, एक हमारी जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट कम करें, और एक आप जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की अगर बात करते हैं तो स्किल्ड वर्कर जो है, जो हम कहते हैं कि जी अगर कहीं बाहर हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें एमिटेंस भेजते हैं, हम इधर से ट्रेनिंग दें अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, वो ट्रेनिंग दें और वो वर्कर हमारे बाहर जाएं जो फौरी तौर पे फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि उसमें हमें ना बिजली की ज़रूरत है ना वो उसके अंदर हमें इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वो लेबर उधर जाएगी और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। साकिब फैयाज साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, बहुत अच्छी तजावीज़ हैं। ये तजावीज़ ही बहुत अरसे से भी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की, वो चाहे आप पॉलिटिकल फ्रंट पे देख लें, आप चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात को देख लें, आप मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो माशी हवालों से मौजूद है उसको देख लें, इन सब को देखते हुए एक ही सवाल है कि अब अगर चीज़ें ठीक नहीं की तो फिर कब ठीक करनी है। तो तजावीज़ आपके सामने आ रही हैं, शेयर कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद दोबारा से हम गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। हम वापस आए हैं और अब जब ब्रेक लेंगे तो फिर आप हेडलाइन सुनिएगा। लेकिन शम्स इस्लाम खान साहब, मुल्क में इकॉनमी की स्टेबलाइजेशन के लिए जो अवामिल दरकार होते हैं, समझा तो ये जा रहा था कि ये बजट जो आएगा ये रिफॉर्म्स का बजट होगा और इसमें मैसिव रिफॉर्म्स होंगी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में हुकूमत की जो अक्सरियत थी, जो 2/3 मेजॉरिटी थी, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अदालतों में मसाइल फंसे में, तो हुकूमत बड़ी रिफॉर्म्स करने की पोजीशन में भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अगर रिफॉर्म्स हुकूमत नहीं करती है और इसी तरह चलाने की कोशिश करती है तो थोड़ी बहुत बेहतरी तो हो सकती है, लेकिन हमारे मसाइल हल हो नहीं सकते कुल्ली तौर पर। हम उस राह पे नहीं चल सकते मेरे ख्याल में।
मसूद देखिए, हमारी जो मजमूई तौर पे नाअहलियाँ हैं ना, उसने इस नैज पे पाकिस्तान को ला खड़ा किया है कि आज पाकिस्तान जो है, जो नया बजट अनाउंस करने जा रहा है, वो मुल्क का सबसे ज़्यादा आम आदमी के लिए खतरनाक तरीन बजट होगा। सबसे ज़्यादा टैक्सेस का बोझ इस पे डाला जाएगा। और हम जो बात करते हैं कि रिफॉर्म्स लाएं, और रिफॉर्म्स लाने की बात भी हम उन लोगों से करते हैं जो इन रिफॉर्म्स ना लाने के बेनिफिशरी हैं। आप चाहते हो कि टैक्स की बेस को बढ़ाया जाए, तो वो लोग जो टैक्स एग्जेम्पशंस लेके बैठे हुए हैं, कोई 5,000 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, वो इस एलीट कैप्चर्स को जा रही हैं। अगर वो ख़त्म की जाएंगी तो फिर बेस को एक आप वसी कर सकते हो, लेकिन उसको ये ख़त्म करने से इनके अपने नुकसानात हैं। मुल्क को इस वक्त ये सोचना होगा कि हमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा आगे जाके सोचना है। इस वक्त अगर आज हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, तो आगे जाके हम जो हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। हमारा मुल्क जो है अब मजीद कर्ज लेके चलाया जा रहा है, यहाँ तक कि पेंशन भी हमें अब कर्जों से लेनी पड़ेगी, दिफा पे भी हम कर्जा लेके हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा डेट जो हुआ है, क्या हमने कहीं कोई ऐसे बजट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जहाँ पे नुकसान हो रहा है? हमने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए, बल्कि हमने अपने अखराजात को, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बांग्लादेश की निस्बत हमारे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसको हमने करके अपना कर्ज लेके भी अपने अखराजात, अपना फिजिकल डेफिसिट, बजट का जो खसारा है उसको पूरा करते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल नाअहली है, एक सोची समझी एक ऐसे एक प्लान है कि मुल्क को जो है आप तबाही की तरफ धकेल रहे हो। आज अब बातें हो रही है, IMF डिमांड कर रहा है कि आप दवाइयों पे GST लगा दो, आप सीड के ऊपर, आप पेस्टिसाइड्स पे, बीज पे सेल्स टैक्स लगा दो। तो ये क्या रिजल्ट पेश करेगा? आपके पास जो ग्रोथ आपको लानी है वो आप ला नहीं सकोगे। आपने 4 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कम किया है 1.5% का, जिसका कोई भी फायदा नहीं हो सकता। आपके जो मजीद इम्पोर्ट पे बैन है सर, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट पे इन्हिसार करती है और इम्पोर्ट हमारी बंद है। एक सर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जनाब साकिब फैयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, शम्स साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और ब्रेक के बाद आप हेडलाइन सुनिए और उसके बाद हम वापस आएंगे। बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अब से थोड़ी देर के बाद मुमकिना तौर पर इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और हमारे सामने कुछ क्लैरिटी आएगी और हम कुछ समझ पाएंगे कि कल जो बजट मुमकिना तौर पर पेश किया जाएगा वो कैसा बजट होगा। हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद शुजात अली साहब ने, कन्वीनर हैं FPCCI के, कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और बहरहाल कभी मौका हुआ तो इनकी कहानी भी सुनेंगे, बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी। हम शम्स साहब से गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले, मगर जाने से पहले शाह साहब ज़रा आप बताइएगा कि अब थोड़ी देर रह गई है, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी। ये तो हमें पता है कि IMF की गाइडलाइंस के तहत ही हमें आगे चलना है, टैक्स लगाने हैं, भरपूर टैक्स लगाने हैं, लेकिन इंतज़ामी हवालों से मुझे बड़ी तवक्को है कि अब जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में तजावीज़ आएंगे और कल जो बजट आएगा उसमें हुकूमत अपने ख़र्चे भी कम कर रही होगी, रिफॉर्म्स की प्लान भी दे रही होगी, और जो दीगर मसाइल हैं मुल्क के, उनका अहाता इस बजट के अंदर मौजूद होगा। जी, मुझे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस, बल्कि काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो अपनी इनिशियल स्टेटमेंट्स थी उसमें जो बातें की थी वो तो काफ़ी मेरे ख्याल में सही डायरेक्शन में थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 10 महकमे मिनिस्ट्रीज़ कम करेंगे और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सारा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से करेंगे और मेजर प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और मतलब सारी चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी तो नज़र आई। लेकिन उसके बाद जो कल मैंने NEC की जो मीटिंग हुई है और उसमें जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चारों सूबों का जिस तरह से आया है जी 3.8 ट्रिलियन रुपीज़ का, जबकि आपके पास पैसा है नहीं, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे। क्योंकि जब आप हर चीज़ बोरोइंग से कर रहे हैं तो आपको ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड कट दी एक्सपेंडिचर और टैक्स रेट्स कम करें, बजाय इसके कि देखें ना, ये जो इतना सारा जो ये खर्चा करते हैं, मतलब
इस साल का जो तखमीना है मेरे ख्याल में अगले साल 18 से 20 ट्रिलियन का तो बजट होगा ही है, ठीक है, खर्चा जो है ना। अब ये उसमें आपको 20 ट्रिलियन में आप कह रहे हैं कि 12 ट्रिलियन आपका रेवेन्यू होगा, उसमें से 60% तो 55% सूबों को चला जाएगा। तो इस साल भी 11 ट्रिलियन का डेफिसिट है, पिछले साल 13 ट्रिलियन का डेफिसिट था। अगले साल फिर ये, और ये सारी बोरोइंग आप करेंगे अपना 18-20% के ऊपर, तो या फिर आप लोगों के ऊपर एक्सेसिव टैक्स लगाएंगे। तो हालत ये हो गई है कि इंडस्ट्री तो क्लोज हो रही है आपकी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बंद होती जा रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को कम करें आप, और अगर जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी रिड्यूस करके, वो क्योंकि उसमें लीकेज होती है, पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है। पहले तोड़ दी जी, आपने अपने तजज़िये से मेरी उम्मीदें पहले ही तोड़ दी। यानी पॉलिसी रेट हमारे सामने आ चुका है। देखें पॉलिसी रेट भी, हालांकि अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, मैं समझता हूँ, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आपको बताऊं सर। पॉलिसी रेट हमारे सामने आ चुका, डेवलपमेंट के जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने आ चुके, हमारा जो डेफिसिट है अब उसके बारे में हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि टैक्स कितना लगना है। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो हमारे सामने आ गए, जो बुनियादी टैक्स रेट्स को कम करने की ज़रूरत है। देखें, यू कैन नॉट टैक्स नेशन टू प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको टैक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। इकोनॉमी को बढ़ाएंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी आपकी। आपको खर्चा अपना कम करें, सरकार गवर्नमेंट को कम करें, और प्रमोट करें प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्रेन्योरशिप को चाहिए। आप ये देखें, दुनिया में किसी मुल्क को आप देख लें, कोई केस स्टडी आप ले लें, वो उन मुल्कों ने तरक्की की है जिनके पास 2 फैक्टर्स हैं। एक, उनकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है, वो हमारी बहुत ख़राब है, बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही उसमें, ना ही उस पर कोई जाली नंबर्स देती है हुकूमत। दूसरा, मैं बरामला कहूँगा, ये जाली नंबर्स देती है वो नेशंस जो कि एंटरप्रेन्योरियल हैं। तो हमारे पास जो हम बिजनेस को भी बिठा रहे हैं, और हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट भी खराब है। सर मैं कहता हूं तो हमारी डायरेक्शन जो है ना, सच बोलना तो शुरू करें, पहले बताएं। तो जो आप कहते हैं कि हमारे जो शरह ख़वानदगी है वो गालिबन 58% है, और वो पिछले 20-25 साल से वही है। और उसमें वो लोग शामिल हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं, या एक जुमला पढ़ सकते हैं। और इन दिस डे एंड एज, जब 21वीं सदी में दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, हमारे आधे बच्चे 45% या 42% स्कूल से बाहर थे। तो उसके लिए क्या प्लान है? और ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर हैं वो बच्चे, स्टंटिंग है। तकरीबन 35 to 40% चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड है। उसके लिए क्या प्लान है हमारा? क्या प्लान है सर? ये गंभीर तरीन मसाइल हैं। यानी हम पिछले 1-1.5 साल में डिफ़ॉल्ट सुन के यहाँ आए, और अभी भी हम वहीं खड़े हुए, ज़रा सा सहारा हटा और हम गए, और हम सीख ही नहीं रहे। हमने फिर डेवलपमेंट बजट भी अपना बढ़ा दिया, हुकूमत खर्चे कम करने को तैयार नहीं है, टैक्स हम बढ़ाने के लिए पे तुले में, पॉलिसी रेट हमारे सामने आ चुका है। हम अपने लोगों पे न तालीम। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं ज़रा, देखें इस वक्त तो मुझे इसलिए भी ज़रा उम्मीद ज़्यादा थी, और अभी भी होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़रा कुछ बेहतर चीज़ें हों। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अच्छा, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आपको ठीक ठाक अपना रिड्यूस करना चाहिए इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। 150 पॉइंट्स कम किए, बेसिस पॉइंट्स स्टेट बैंक में मैंने प्रपोज़ किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 300 से करें। और मुझे लगता है कि क्योंकि इकॉनमी इतनी स्टैगनेंट हो गई है, आपका जो इन्फ्लेशन कम हुआ है इसलिए हुआ है कि इकॉनमी में कोई ग्रोथ नहीं है ना, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के पास। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, हालांकि क्योंकि टैक्सेस आप लगाएंगे तो 1-2 महीने शायद फिर इन्फ्लेशन बढ़े, लेकिन ओवरऑल अगले चंद महीनों में आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट तक आ सकता है। और IMF की भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी दिसंबर जनवरी कंडीशंस भी तो दिए ना सर। उसने जो कंडीशंस दी उसने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आप रिस्क लें थोड़ा सा,
और आप इंटरेस्ट रेट जब कम करते हैं, अगर आप इसको 15% पे ले जाएं, ठीक है ना, तो आपका 25% जो है एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, बिकॉज 80% ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। तो दूसरी बात जो अच्छी हुई है, जो आई थिंक एक्नॉलेज करनी चाहिए, कि हमें एक जो डिफ़ॉल्ट का इतना ख़तरा था पिछले साल, और हमारा जो एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा है, रीपेमेंट के लिए जो है हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा एक्सचेंज रेट अच्छा खासा स्टेबलाइज हो गया। और इसमें अहम किरदार जिसने अदा किया था ना सर, जिसने अदा किया था वो हमारे साथ मौजूद है। नहीं, लेकिन उसके साथ हाँ, आप ये देखें ना, उनसे भी बात करें आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल ये अच्छी चीज़ें हुई कि वो हो गया। और बावजूद इसके कि स्टेट बैंक ने 6 बिलियन डॉलर्स जो है मार्केट से खरीदे हैं, फिर भी वो 330 हो गया था रुपया, जो डॉलर की वैल्यू जो 280 से नीचे कंटिन्यूसली, मतलब ये है कि मेंटेन रहा है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा, इसका मतलब ये है कि आपकी इनफॉर्मल मार्केट में अच्छी खासी डॉलर की सप्लाई है। ठीक तो अब इसका जो फ़ायदा होना चाहिए ना, इस वक्त अगर इकॉनमी को अगर आप रिवाइव नहीं करेंगे, बिकॉज 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हाईएस्ट लेवल चल रही है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें, आप टैक्स रेट्स कम करें, मगर नहीं किया ना। अब ज़रा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब वक्त देने के लिए। सर कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ गई हैं, जैसे पॉलिसी रेट हमारे सामने मौजूद है। कल जो NEC की मीटिंग हुई है, हमें ये भी पता चल गया कि हुकूमत जो है वो डेवलपमेंट का बजट बढ़ा रही है सूबों को ज़्यादा, यानी कि अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। और हमें ये भी पता है कि भरपूर टैक्स लगाने की भी तैयारी है। तो किस तरह का बजट आप तवक्को कर रहे हैं? आप थोड़ी देर बाद इक़्तिसादी सर्वे भी आने वाला है, तो कैसी तजावीज़ आप तवक्को कर रहे हैं? मसूद भाई, 1 साल हुकूमत ने और ज़ाया कर दिया। इसकी वजह से हुकूमत के ये वक्त ज़ाया करने से और पॉलिसी मिस्टेक से 1-2 करोड़ लोग पाकिस्तान के और गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है कि वो 41% टैक्स बढ़ा ले, यानी कि जितना आप पाकिस्तानी मुनासिब फार्म टैक्स देते थे 920 अरब रुपए, अब अगले साल वो 1300 अरब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इनकमें और श्रिंक होंगी, बिजली और महंगी हो रही है, गैस और महंगी हो रही है, और ये एक और अवाम के ऊपर बोझ डलेगा। दूसरा ये कि ना सिर्फ कि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ना आपने ज़राअत के ऊपर टैक्स का कोई इंतजाम नहीं किया, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स का कोई इंतजाम नहीं किया, तो वही मिडिल क्लास लोगों को जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं उनके ऊपर ही टैक्स लेंगे। उसके बाद साथ साथ जो हमने बात की थी कि हमको ये फाइनेंसिंग का तरीका देखना है कि जो हम इतना ज़्यादा पैसा दे देते हैं सूबों को NFC अवार्ड में, उसको थोड़ा सा हमको क्लॉ बैक करना होगा, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। तो ये भी गलती है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि 3.5 अरब रुपया हुकूमत जो है वो सूबे और वफाक मिलकर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे खर्च कर रहे हैं। 1400 अरब रुपए वफाक डायरेक्टली देगा, 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खर्च करेगा, और 200 अरब रुपए वफाक की कंपनियां खर्च करेंगी। यानी 1700 अरब रुपए वफाक बोलता है कि हम डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, और 2000 अरब रुपया जो है वो सूबे खर्च करेंगे। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। जो जिस मईशत का ये हाल हो कि यहाँ पे हम कर्ज नहीं पूरा कर सकते हो, कर्ज देने के लिए हमको नोटें छापनी पड़ती हो, कर्ज देने के लिए, सूद देने के लिए जब हमको उधार लेना होता है, तो इस वक्त हम क्या 200 गुना 300 गुना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएंगे। और ये एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? ये इसमें क्या बेकायदगियां होती हैं हम जानते हैं, इसमें क्या इनएफिशिएंसी होती है। कितनी मरतबा हम कनाल को लाइन करेंगे, कितनी मरतबा हम रोड गोश्त स्कूलें बनाएंगे, कितनी मरतबा हम ये MNS के और MPS के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। क्या इस वक्त जरूरी है कि हर MNA को और हर MPA को करोड़ 1-1 अरब रुपया दिया जाए अपने इलाके में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और आवाम से इस तरह बेदर्दी से टैक्स लिया जाए? ये सेटअप चलाने के लिए तो जरूरी है ना सर, गुर्बत के नीचे, मुल्क के लिए हो या ना हो। लेकिन मुल्क के लिए तो नहीं है, अवाम के लिए तो नहीं है। ये तो हुक्मरान अपने लिए कर रहे हैं, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे सियासत देखें, जब मुल्क आपका इस तरह पस्तगी के शिकार हो, मुल्क आपको इस तरह नीचे जा रहा हो, हर मुल्क आपका हम पल्ला जो था वो आपसे आगे निकल चुका है, तो आपको थोड़े से तो होश के नाखून लेने चाहिए। थोड़ी सी तो ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त हम जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने इस साल 500-550 अरब किया है, उसको आप 1400 पे नहीं ले जा सकते। सूबों को 2000 अरब रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से पैसे ये बचा सकते थे। इस वक्त हमको और मजीद
3000 स्कूलें 2013 के बाद बलूचिस्तान में बनी है, 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं। लेकिन आप तवातुर से स्कूलें बनाए जा रहे हैं, जो गोश्त स्कूलें होती हैं, आप तवातुर से ऐसे प्रोजेक्ट्स करे जा रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। पंजाब में आप वहां पे गैस की पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं जहाँ पे गैस नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं पाइपलाइन लगा दो। भाई पाइपलाइन लगाने से क्या फायदा होगा? तो भाई पहले मेरी उम्मीदों पे पानी फेरा शाह साहब ने, बाकी जो उम्मीदें बची वो भी गई। अब ये बता दें कि जो टैक्स कलेक्शन होने जा रही है, तारीखी टैक्स है जो इस दफ़ा लगने जा रहा है, इतना भारी टैक्स जो आवाम पे लगेगा, तो ये बेस बढ़ा पाएंगे टैक्स का, या इसमें भी वही होगा जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स निकाला जाएगा? देखिए, जो अभी तक बातें आई हैं कि जो मिसाल के तौर पर जो डिविडेंड आप लेते हैं या आपने जो कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करा तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स बढ़ जाएगा। अगर आपके कुछ बैंक में पैसे पड़े और आपको कुछ उसके ऊपर सूद या मुनाफा मिला है उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा। थोड़ा सा आप देखेंगे कि बात आई है कि 5 लाख रुपए से जिसकी ज़्यादा तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा। दीगर चीज़ों की एक बात जो आई है जो कि मुझे बहुत मायूब लगती है कि सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा। मतलब 18% ऑलरेडी है, वो 19 हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई गरीब आदमी अब साबुन भी खरीदेगा तो 18% तो पहले दे रहा था हुकूमत का, वो 19% हुकूमत को टैक्स देगा एक साबुन खरीदने के लिए, एक सर्फ खरीदने के लिए, एक कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। ये थोड़ी सी ज्यादती है। तो आप उन्हीं गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। कब हमारी अशराफिया ने टैक्स दिया है? हम आपके पास 2000 एकड़ की अराजी हो एग्रीकल्चर की, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपके पास अरबों रुपए का मरगला रोड पे महल हो इस्लामाबाद में, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, या लाहौर में या कराची में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 80,000 रुपए की नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये हमारा हाल है। मैं यहाँ शेयर करूँ कुछ से पहले वो शौक़ हुआ कि थोड़ी सी सेविंग कर लूँ, तो एक छोटा सा गोल्ड बार लेने चला गया और बहुत बड़ी दुकान पर गया। तो जब मैं गया तो बैंक कार्ड था कि मैं स्वाइप करवा दूंगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ बाज़ार में बड़े बड़े स्टोर्स में इस तरह से ख़रीदारी हो रही है कि ये क्या हमारे FBR के लोग, हमारी हुकूमतें ये नहीं देखते इन सारी चीज़ों को? या ये छुप के तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ भी? देखिए, जब मैं वजीर बना था तो मैंने पूछा था कि कितनी दुकानें हैं सोनारों की और कितनी रजिस्टर्ड है, तो ये मुझे पता चली कि पाकिस्तान में 20 दुकानें सोने की रजिस्टर्ड है, सिर्फ 20 दुकानें। अब 20 दुकानें तो मसूद भाई तारिक रोड पे होंगी। 100 दुकानें होंगी, बल्कि 20 तो नहीं होंगी। और वो 20 सोने वो लोगों से खरीद के लोगों को बेच देते होंगे। पता नहीं F7 में कितनी दुकानें होंगी इस्लामाबाद में। वो सिर्फ बनाते होंगे पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ 20 दुकानों रजिस्टर किया। तो ये, लेकिन फिर उसके बाद आपने भी गलती की थी कि आपने कहा था 17% सेल्स टैक्स दो जी। अब सोने पे 17% सेल्स टैक्स कौन देगा? सही। कोई भी नहीं देता है। तो उसको मैंने तो कोशिश की थी कि टैक्स को भी 3 या 4% ले आओ ताकि फिर लोग आए। तो आपको इधर एक तरफ जो है वो आपको दुकानदारों को भी सहूलत देनी पड़ेगी और दूसरी तरफ ये है कि फिर आपको टैक्स का वो भी करना पड़ेगा, उसको फैलाना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब आप 41% टैक्स बढ़ा रहे हैं और आप 200 गुना जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, तो कोई तो थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए ना कि इस वक्त मिसाल के तौर पर मतलब मईशत जो है वो गू न गू की हालत में है। हमारी महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग गुर्बत में हैं। इस वक्त आप ये सोचें कि यार हम हुकूमत के जो अखराजात कम कर सकते हैं कम करें, ये नहीं कि नए अखराजात शुरू कर दें। अब आपने ये अखराजात कर दिए, आप कर तो नहीं सकेंगे पूरे 1400 अरब रुपए, तो इनके खर्च तो नहीं हो सकेंगे इनसे। 600-700 अरब रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। उस पे जो जिसको 50 अरब देने थे उसको आपने 20 अरब दिए होंगे, वो 20 अरब भी ज़ाया हो जाएंगे। अगले साल उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलानी चाहिए। फिर यही हाल होता है जो पाकिस्तान का है। अच्छा, आपने जब वजीर थे तो आपने सैलरीज पर टैक्स कम किया था, लेकिन जब से आप गए तो अब हाल यह है कि एक्सपोर्टर से, इंडस्ट्री से ज़्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका दे रहा है। तो अभी भी उसी की गर्दन पतली है। तो मजीद गुंजाइश है इस मामले में हुकूमत के पास? देखिए, मैंने सुना है कि ये जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो टैक्स था, जो फिक्स टैक्स था 1% या 1.25%, उसको 1.25% था, उसको ये मिनिमम टैक्स कर देंगे ताकि एक्सपोर्टर्स को टैक्स के गोशवारे दाखिल करने पड़े। तो 90 अरब रुपए जो टैक्स जमा करते थे एक्सपोर्टर्स से, मेरे ख्याल से वो तकरीबन 150 अरब रुपए हो जाएगा। तो 50-60 अरब रुपया वहां से इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, मैं नहीं समझता हूँ कि देखें, सैलरी क्लास का ऑटोमेटिकली इसलिए भी टैक्स बढ़ जाता है कि उधर उसकी तनख्वाह
नहीं भी बढ़ती है, उसकी तनख्वाह इन्फ्लेशन के हिसाब से भी बढ़ती है, तो उसको बेचारे को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पे 20% 25% तो महंगाई चल रही है, यहाँ पे 20-25% तो स्कूल की फीसें महंगी हो जाती हैं, दीगर चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इतनी जब महंगाई चल रही हो तो आपको एक्चुअली दुनिया भर में, अमेरिका वगैरह में होता है कि जो टैक्स के ब्रैकेट्स होते हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, ताकि अगर तनख्वाह किसी की बढ़े महंगाई के बराबर तो उसको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। हम तो वो भी ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और दीगर चीजों को भी बुरा कर तो रहे हैं। हम इस गुफ्तगू को यहाँ रोकें कि आपने जैसे कहा कि हुकूमत ने फिर 1.5 साल ज़ाया कर दिया और आपको कुछ होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए बिल्कुल होगा कुछ। अच्छा, 1 साल आपने जाया किया, इस माली साल में 1 करोड़ आदमी पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे जाएगा। माली साल शुरू होने से पहले 9 करोड़ खतरे गुर्बत के नीचे थे, अब 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। ये आपने क्योंकि इस साल जाया किया तो आपके अगले साल 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे। ये फ्री में नहीं होती, ये पॉलिसी मिस्टेक्स कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। जब आपने बिजली महंगी आज इसलिए है कि आपने वो बिजली के महंगे प्लांट्स लगाए, लेकिन वो मार्केट वैल्यू पे लगाए थे उस वक्त। लेकिन मैं करप्शन की बिल्कुल खुदा न खास्ता इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आज आपको पैसा देना तकलीफ हो रही है। फिर आप चीन गए और आपने कहा अच्छा हमको आप 2200 अरब रुपए की ट्रेन लगा दो। अगर वो ट्रेन लगा देते तो फिर उसके पैसे कहां से दोगे? इसके पैसे कहां से देंगे? फिर आप बोलते हैं 600 अरब रुपए की हमको थाकोट से रायकोट सड़क बना दो। अगर वो बना दें उसके पैसे कहां से दोगे? उससे डॉलर तो कोई नहीं आएगा। तो हम जब खर्चे करते हैं तो उस वक्त सोचते ही नहीं है कि ये पैसे कहां से आएंगे हमारे पास। बस आप तो ये कि फीता काट लेते हैं। कुछ लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, आप खुश हो जाते हैं। कितनी भी सब्सिडी देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप हमारे साथ। शुजात भाई, ये तो और डरा दिया डॉक्टर साहब ने। अब यानी 1 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये सोच के ही एक दुख होता है। और फिर अब एक्सपोर्टर्स हैं, आप पर भी टैक्स लगने वाला है माशाल्लाह। देखें, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। और मैं बात इस बात से शुरू करूंगा जो आपने कहा कम से कम सच तो बोलना चाहिए। और जब IMF की बात हम करते हैं तो बजट तो आएगा उन्हीं के डायरेक्टिव से। जिस मुल्क की इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड हो उस मुल्क के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से निकलकर हमको सोचना पड़ेगा। जब भी ये बात होती है टैक्स नेटवर्क की, तो मेरा सवाल ये होता है कि इतनी हुकूमतें हैं, क्योंकि मैं यहाँ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा सवाल हमेशा से ये होता है कि आप जब क्रिटिक करते हैं किसी भी हुकूमत के ऊपर, तो जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त आपने डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं किया? और ये सबसे पहला सवाल होता है IMF का। फिर IMF ये बोलता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कम करते? फिर IMF ये पूछता है क्यों नहीं किया ना। इस पर आपको याद होगा कि कोशिश की तो एक ट्वीट आया, मिफ्ताह भाई प्लीज। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वहां पर कोई भी मिनिस्टर हो वो नहीं कर सकता कुछ, तो सियासी मसलियतों से तो बाहर निकले ना। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल एंगल से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे और एक सख्त नहीं उठाएंगे, जब तक नहीं। मैं अपनी इंडस्ट्री की भी बात कर लूँ तो बात ये होती है कि सब्सिडी ख़त्म कीजिए। हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी इतनी विल पावर तो रखें कि आप करें। तीसरा, ये टैक्स नेटवर्क कैसे, अब मिफ्ताह साहब ने अक्सर ये बात कही है और मैं इनकी इस बात से तो कम से कम मुत्तफ़िक हूँ कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप एक छोटे से टैक्स के साथ दुकानदार को रजिस्टर करिए। बिल्कुल सही है कि 3000 रुपये देने में, किसी को 100 रुपये देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आज तक किसी भी प्रोग्राम में हम बैठते हैं, कभी भी हमें ये नहीं पता चलता कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक, और सोल्यूशन पर यह बात होगी जितना टाइम बचेगा हमारे पास।